हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीतिकाल के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकाल को किस विद्वान ने क्या नाम दिया है। सबसे पहले है हमारा अंधकार काल। अंधकार किसने कहा है? त्रिलोचन ने रीतिकाल को नाम दिया है। कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर रसाल और भगीरथ मिश्र, इन दो विद्वानों ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। रीतिकाल नाम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ये जो नामकरण है ये बुक के अकॉर्डिंग है, लेकिन फ्रेंड्स मैंने कुछ नोट्स अपने हैंड रिटन बनाए हुए हैं। मैं आपको वे नामकरण भी दिखाती हूँ कि किस विद्वान ने और क्या नामकरण किया है। सबसे पहले एक मिनट। रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1700 से 1900 ईस्वी है, यानी कि रीतिकाल का जो समय माना जाता है वो 200 वर्ष माना जाता है। और जो ये 1700 से 1900 समय है ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है और ये सभी ने माना भी है। भक्ति काल में धीरे धीरे प्रवृत्तियाँ बदलने लगी, तभी रीतिकाल का विकास हुआ। यानी कि जो रीतिकाल है वो एकदम से नहीं हुआ था, धीरे धीरे प्रवृत्तियाँ बदली थी तभी हुआ था। अब देखो रीति का अर्थ है मार्ग या प्रवृत्ति। रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा? क्योंकि इस युग में रीतिकाल में जो रचनाएं होती थी, भक्ति काल में तो भक्ति की रचनाएं होती थी, लेकिन इसमें क्या था, ये दरबारी कवि होते थे, सब राजाओं की प्रशंसा करते थे, श्रृंगार रस का ज़्यादा प्रयोग होता था। तो रचना करने का ढंग या मार्ग क्या? रीति। संस्कृत साहित्य को आधार बनाकर जो काव्य लिखा वह रीति साहित्य था। अब देखो नामकरण, जो ऊपर नामकरण हमने पढ़े थे वो बुक के अकॉर्डिंग थे, जो 4 या 5 थे। अब ये नामकरण देखो, शुक्ल सर्वप्रथम जो रीतिकाल का नामकरण दिया था वो शुक्ल ने दिया था। क्या कहा था? रीतिकाल उत्तर मध्य काल को ही रीतिकाल कहा था। एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो इसमें मेंशन की हुई है, नोट लिखे। दोहरा नामकरण शुक्ल के अलावा, दोहरा नामकरण यानी कि रीतिकाल को 2 बार, एक तो रीतिकाल शुक्ल ने कहा, एक और रीतिकाल किसने कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। तो ये दोहरा नामकरण शुक्ल के अलावा रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा किया गया है रीतिकाल। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन दोनों ने कलाकाल कहा है। नेक्स्ट है त्रिलोचन और वासुदेव सिंह, इन दोनों ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा है। त्रिलोचन और वासुदेव सिंह ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने रीतिकाल को अपकर्ष काल कहा है। अपकर्ष गणपति चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को रीति युग कहा है। भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने रीतिकाल को साहित्य शास्त्री कहा है। और गुंडेपन और सहोदेपन की हरकत किसने कहा रीतिकाल को? मार्कंडेय वाजपेयी ने कहा है। अब है रीतिकाल का जो विशेष नामकरण है, दरबारी संस्कृति का काव्य, ललित कलाओं का श्रृंगार काल, एलाबोराइज्ड पीरियड, ये सब किसने कहे हैं? ये एडविन ग्रीव्स ने कहे हैं। और एडविन ग्रीव्स के ही अनुसार अधिकतर विद्वानों ने रीतिकाल को दरबारी संस्कृति का काव्य कहा है, क्योंकि जो रीतिकाल के कवि थे वे किसी न किसी राजा के दरबार में रहकर कविताएं करते थे। तो एडविन ग्रीव्स ने दरबारी संस्कृति का काव्य भी कहा है। अधिकतर साहित्यकार रीतिकाल को जनता का काव्य न मानकर दरबारी काव्य माना है। नेक्स्ट है रीतिकाल की अब परिभाषा, किसने क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित कई महत्वपूर्ण आलोचकों ने रीति काव्य को स्पष्ट करते हुए रीति से आशय अनुकरण करने की प्रवृत्ति। ये पूछा जा सकता है कि रीति से क्या आशय माना गया शुक्ल के अनुसार? तो अनुकरण करने की प्रवृत्ति।
अब देखो विभिन्न विद्वानों के अलग अलग परिभाषाएं हैं। समुझे वाला बालकन वर्णन पंथ आगाद्य पंक्ति केशव की है। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार चिंतामणि की है। सुकविन हूँ की कछु कृपा समुझी कविन को पंथ ये भूषण की है। सो विश्रभ नवोड्यो बनरत कवि रसरीति मतीराम की है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव की है। एक ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे दिया जाएगा, एक साइड में 4 पंक्तियाँ दे देंगे और कवि उनको मैच करना है, किस कवि ने रीतिकाल के बारे में कौन सी कही है। थोड़े थोड़े क्रम ते कही अलंकार की रीति दूल्हे की, ये भी इम्पोर्टेंट है। ताही को रति कहत रस ग्रंथ की रीति पद्माकर की है। कवित रीति कछु कहत हई व्यंग अर्थ चित लाए प्रताप शाही की है। काव्य की रीति सीखी, ये बहुत बार पूछी गई है। काव्य की रीति सीखी सुखविन सो भिखारी दास की है। नेक्स्ट है अरु कछु मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास, ये भिखारी दास की है। बंदो सुखविन के चरण अरु सुखविन के ग्रंथ जाते कुछ हो हूँ लहो कविताई गोपंथ भिखारी दास की है। जो इम्पोर्टेंट है हमें सिर्फ वो देखनी है। जैसे काव्य की रीति सीति भिखारी दास की, दूल्हा कवि की, सोमनाथ की और देव की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमें याद करनी है। अब हम रीतिकाल को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखो निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकाल के कवि कौन से हैं। हमें भक्तिकाल के कौन कौन से कवि होते हैं, रीतिकाल के कौन से कवि होते हैं और जो उनके पार्ट हुए हैं, जैसे कि राम काव्य, कृष्ण काव्य और रीतिकाल में रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, इन तीनों में अलग अलग कवि हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस युग में कौन सा कवि है। तो रीतिकालीन कवि देखो सभी को पता है, नंददास भक्ति काल में थे, बिहारी, मतीराम, धनानंद, भूषण, ये सभी किस में हैं, रीतिकाल में हैं। बिहारी, मतीराम, धनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर इत्यादि रीतिकालीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो हमें क्वेश्चन दे के पता चला घनानंद ठाकुर रसलीन रहीम भक्ति काल में थे, तो सबसे पहले रहीम, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कट जाएगा। रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर, तो हमारा ऑप्शन बी है। अब हम इनके जन्म देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे इनकी डिटेल पढ़ेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था, ये भी पूछा जाता है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 लाहौर में हुआ था। रहीम के पिता का नाम बैरम खान, माता का नाम सुल्ताना था। रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा, रहीम कौन सी काव्यधारा के हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि धनानंद के बारे में ही है। जन्म 1673 ईस्वी में बुलंदशहर के एक कायस्थ परिवार में हुआ। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मुंशी मीर थे। 1760 में इनकी हत्या कर दी गई थी। 1700 रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाब नबी, रसलीन का भी पूरा नाम पता होना चाहिए। रसलीन उपनाम से कविताएं लिखते थे। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाब नबी था और ये उपनाम से, यानी कि जो इनका उपनाम है, ये रसलीन उपनाम हिस्से कविताएं लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था। रसलीन का जन्म 1689 ईस्वी में माना जाता है। इनकी मृत्यु 1750 ईस्वी में हुई थी। अब है ठाकुर का पूरा नाम लाला ठाकुर दास। इनका जन्म 1766 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। इनके पिता का नाम गुलाब राय था। तो ये जो हमारे ऊपर दिए हुए हैं सारे कवियों के जन्म, कहाँ जन्म हुआ था, इनका क्या नाम है, किस नाम से कविताएं करते थे, ये पूरी डिटेल दी हुई है। अब है रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति। क्या प्रवृत्ति थी रीतिकाल की, तो सभी को पता है। नायिका भेद, श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष। तो इसका जो आंसर है, ये जो रीतिकाल में जो सर्वाधिक रहा है वो नायिका भेद और श्रृंगार रस रहा है।
रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतीराम, तोष, रसलीन, परवर्ती आदि कवियों ने किया। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और रस विवेचन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से एक विशेषता गलत है। हमें जैसे कि भक्ति काल है, आदिकाल है, इन सब की विशेषताओं का पता होना चाहिए। आधुनिक काल है, रीतिकाल है कि इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता। सभी को पता है रीतिकाल में जो सबसे ज़्यादा वर्णन है वो श्रृंगार का है, तो प्रकृति का जो आलंबन रूप है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। बाकी ये तीनों विशेषताएं रही हैं। रीतिकाल में स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण बहुत कम हुआ है। रीतिकाल की अन्य विशेषताएं यही हैं: लक्षण ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार चित्रण, वीर, भक्ति काव्य, नीति काव्य, ब्रज भाषा का उत्कर्ष, अलंकारिता तथा काव्य रूप। अब रीतिकाल की भाषा पूछी गई है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो जो रीतिकाल की जो काव्य भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। सबसे ज़्यादा जो काव्य लिखा गया वो ब्रज भाषा में लिखा गया। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा के रूप में जैसे कि धनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारी का नाम उल्लेखनीय है। भिखारी दास ने तो यह मिथ तोड़ा कि ब्रज भाषा की रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। एक पंक्ति भी है, ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानो। नेक्स्ट, अब ये डिटेल दी हुई इनको पढ़ लेते हैं। पद्माकर की भाषा में सब प्रकार की भाषिक शक्तियों पर कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों की झनकार उत्पन्न करते हैं, कहीं वीर द्रव से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती। और ये पद्माकर के भाषा के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद क्या था? सवैया। जो रीतिकाल में जिन कवियों ने रचना की है, मोस्टली जो कवि थे उनका प्रिय छंद क्या रहा है? सवैया रहा है। रीतियुगीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बोलता से किया, जिनमें कवित, सवैया, दोहे इत्यादि थे, किंतु सर्वाधिक रूप में इस युग के कवियों का सबसे प्रिय छंद सवैया रहा है, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस से किया है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना? प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है, और रीति काव्य परंपरा जो है वो चिंतामणि से के उपरांत रीति काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली है। अब किसने किसको माना है ये देखना है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव को माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक केशव दास को माना है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है, और देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? अभी हमने पढ़ा था, तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के आगे पीछे काव्य वेग, कविकुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया, और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। ये चिंतामणि के बारे में है। अब है रीतिकाल का समय। रीतिकाल का जो समय रीतिकाल का समय क्या माना गया? 1700 से 1900। ये किसके अनुसार है? ये है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगर 1700 से 1900 ये विक्रमी संवत है, ईस्वी में हम इसको मानेंगे 1643 ईस्वी से लेकर 1843, ये हमारा ईस्वी में है, और 1700 से 1900 ये हमारा विक्रमी संवत है।
आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समावधि 200 वर्ष मानते हुए उसकी सीमा 1700 से 1900 विक्रमी संवत अर्थात 1643 से 1843 ही माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, मोहन अवस्थी, डॉक्टर रामरतन भटनागर और डॉक्टर रमाशंकर रसाल, डॉक्टर राम खेलावन पांडे आदि ने रीतिकाल का आरंभ 1600 ही माना है। जो अधिकतर विद्वान हैं उन्होंने रीतिकाल का समय 1600 यहाँ 1600 ईस्वी माना है। अधिकतर विद्वानों ने 1700 से 1900, लेकिन इन सब विद्वानों ने 1600 से ही माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? सभी को पता है, रीतिकाल नाम दिया। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल लगभग 1643 से 1843 ईस्वी को आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। सभी विद्वानों के यहाँ पे मत दिए हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने कला काल और तथा आदिकाल को जयकाल कहकर संबोधित किया है। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजनाथ शर्मा, जयकिशन प्रसाद खेंडावला आदि की दृष्टि से श्रृंगार काल है। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को कला काल नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। फिर से वही क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। ये फिर से ये अलग अलग दिए हुए टीजीटी जैसे 2013, 18 ऐसे पूछे हैं। साथ में क्वेश्चन का सन दिया हुआ है कि कब किस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो यह है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ये क्वेश्चन थे हमारे रीतिकाल के नामकरण के ऊपर। ये इसलिए कराए हैं क्योंकि नामकरण के साथ साथ दिखाना ये था कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं ये, लेकिन अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया तो हो सकता है 4 नाम दे दिए जाए नामकरण और उनके किसने कौन सा नाम दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीतिकाल में रीतिबद्ध। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। थैंक यू।